देखो चैप्टर है मेरा हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है। रिप्रोड्यूस में सबसे पहले क्या होता है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग और जनरेट न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज। मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई एक ऑर्गेनिज्म या कोई एक क्रिएचर अपने ही जैसे नए स्पीसीज या न्यू बेबी को जन्म देते हैं। इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। जैसे कैट क्या करेगा, किटन यानी बिल्ली बिल्ली के बच्चे को जन्म देगा, डॉग डॉग के बच्चे को जन्म देगा, एलिफेंट एलिफेंट के बच्चे को जन्म देगा। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक क्रिएचर अपने ही जैसे न्यू स्पीसीज़ को जन्म देता है, कोई दूसरे स्पीसीज़ को जन्म नहीं देता। ऐसा कभी नहीं होता है कि बिल्ली हाथी का बच्चा को जन्म दे दे। तो वही बोल रहा है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग एक साइंटिफिक नेम है, मतलब होता है ऑफ स्प्रिंग का मतलब अपने ही जैसे न्यू बेबी को जनरेट करता है, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन का एडवांटेज यानी फ़ायदा क्या होता है, तो रिप्रोडक्शन के जरिए कोई भी स्पीसीज लंबे समय तक अर्थ पे रहती है। मतलब हाथी अपने बच्चे को जन्म देगी तबे ना भाई हाथी का जनरेशन बढ़ेगा और अर्थ पे हाथी रहेगा। उसी तरह बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, इंसान। तो रिप्रोडक्शन से क्या फ़ायदा होता है कि कोई भी स्पीसीज लंबे समय तक अर्थ पे सर्वाइव कर पाती है, ठीक है। दूसरा, इट क्रिएट वेरिएशन इन डीएनए विच लीड टू द स्टेबिलिटी ऑफ ए स्पीसीज। जब भी क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है तो एक क्रिएचर्स जो पेरेंट होते हैं, मम्मी और पापा, उनके डीएनए या फिर क्रोमोसोमिक मटेरियल क्या होते हैं उसके बच्चे में जाते हैं, तब सेम क्रिएचर्स जन्म में देखने को मिलता है। सिमिलैरिटी तो होती है लेकिन आइडेंटिकल नहीं होते हैं। सिमिलैरिटी का मतलब देखने में वो इंसान का बच्चा इंसान ही दिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा सेम दिखेगा। जैसे यूँ समझते हैं कि अब मेरा चेहरा पूरी तरह से मेरे पापा से थोड़ी मैच करता है। थोड़ा बहुत हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ भाई उनका भी 2 हाथ 2 पैर था तो मेरा भी 2 हाथ 2 पैर है, लेकिन मेरा फेस पूरी तरह से उनके जैसा नहीं है। इसका मतलब है इसके वजह से, ठीक है, नया जो क्रिएशन जन्म लेता है, ठीक है, उनमें सिमिलैरिटी तो होता है। दूसरा फ़ायदा है इट क्रिएट, बोला कि इससे डीएनए में थोड़ा बहुत बदलाव होता है, देखने को मिलता है, जिसके वजह से बॉडी का कलर, आँखों का कलर, फेस वगैरह ये सब चेंजेज हो सकते हैं। दूसरा क्या है, इट हेल्प्स इन इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज। एवोल्यूशन का मतलब होता है लार्ज क्वांटिटी बढ़ना, ठीक है। कोई भी स्पीसीज रिप्रोडक्शन के जरिए ही अपने क्वांटिटी को मेंटेन करता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी। कोई भी क्रिएचर्स या कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना जो न्यू बेबी को जन्म देता है वो पूरा सेम होता है। तो वही बोल रहा है कि डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी। कोई भी क्रिएचर अपना जैसा सेम बनाएगा नहीं, सेम बनाएगा तो ये तो डुप्लीकेट हो जाएगा। जैसे तुमको कोई देख के ये बोलेगा कि अरे ये तुम हो कि तुम्हारे पापा, ऐसा कभी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि भाई एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा, सिमिलैरिटी हमको देखने को मिलेगा, 2 हाथ 2 नाक पैर, गोरा काला, आँख का कलर, ये सब मिल सकता है, लेकिन एग्जैक्ट तुम अपने पापा के जैसा नहीं दिखोगे। तो वही बोल रहा है इसमें सिमिलैरिटी होता है। सिमिलैरिटी क्यों होता है, तो डीएनए की वजह से होता है। यानी तुम्हारे पिताजी का, तुम्हारी मम्मी का जो डीएनए मटेरियल है, ठीक है, वो तुम्हारे बॉडी में है, इसके वजह से तुम वो डीएनए के वजह से तुम अपने पेरेंट के जैसे गोरे दिख सकते हो। तुम्हारे आँखों का कलर, तुम्हारे बालों का कलर, ठीक है, तुम्हारा फिंगर, ये सारी चीज़ें एक जैसे दिख सकती हैं, लेकिन एग्जैक्ट सिमिलर नहीं दिखोगे, ठीक है। अब बोल रहा है अगला टॉपिक, इंफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म पेरेंट इन डीएनए, ठीक है। अब बोल रहा है कि डीएनए से कोई भी स्ट्रक्चर जैसे जनरेट होता है, तो एक्चुअली में डीएनए आखिर क्या होता है, तो डीएनए एक थ्रेड यानी धागे के जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि कैरी करता है सारे के सारे इंफॉर्मेशन को, ठीक है। किससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता, अपने पेरेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अपने न्यू बॉर्न बेबी में शिफ्ट करता है। इसीलिए कहा जाता है कि इसमें जो इंफॉर्मेशन है पेरेंट से उनके बच्चों में जाता है, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में डीएनए के जरिए ही इंफॉर्मेशन शिफ्ट होता है, ठीक है। अब है डीएनए का ट्रांसफ़र रिप्रोडक्शन के टाइम पर कैसे होता है, ठीक है। अब डीएनए के लिए देखो, हम लोगों को पता है कि भाई न्यू बॉर्न बेबी के लिए एक मेल और एक फीमेल का होना ज़रूरी है। मेल जो है अपना जो डीएनए मटेरियल देता है उसको बोलते हैं स्पर्म सेल,
फीमेल जो अपना डीएनए मटेरियल देती है उसको क्या बोलते हैं, एक सेल या ओवम बोलते हैं, ठीक है। ये स्पर्म या एक सेल एक प्रॉपर शेप में आकर कंबाइन होते हैं, उस फिक्स शेप को कहा जाता है जाइगोट, जिसके अंदर स्पर्म और एग यानी मेल और फीमेल दोनों के डीएनए मटेरियल कंबाइन होते हैं, ठीक है। और तब जाकर कोई भी नया एक क्रिएचर या ऑर्गेनिज्म बनकर तैयार हो जाता है। इसी कंडीशन को कहा जाता है ट्रांसफर ऑफ डीएनए ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब अगला टॉपिक है अ बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ न्यू सेल विच इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन। बोल रहा है कि रिप्रोडक्शन में बेसिक इवेंट क्या क्या होता है। बेसिक इवेंट में 3 इवेंट देखने को मिलते हैं रिप्रोडक्शन में। सबसे पहले डीएनए का कॉपी जनरेट होगा, उसके बाद नया सेलुलर या ऑर्गेनल बनकर तैयार होगा। अब ये सेलुलर और ऑर्गेनल क्या होता है, तो इसको ऐसे समझो। सबसे पहले समझो कि ये एक पेरेंट है, ठीक है। ये पेरेंट का पूरा स्ट्रक्चर है। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हो ना कि ये हम पूरा अमीबा का स्ट्रक्चर एक तरह से तैयार कर रहे हैं। ये एक पेरेंट है। पेरेंट में जो सबसे अंदर का हिस्सा है इसको डीएनए कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर बाहर में जो छोटे छोटे सर्कल दिखाई दे रहे हैं इनको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया बोल रहे हैं। नीचे एक और सर्कल है जिसको गोल्गी बॉडी कहा जाता है, और ये जो बीच का हिस्सा है सेंटर, इसको बोला जाता है न्यूक्लियस। किसी भी डीएनए में ये 4 चीज़ें रहती हैं, ठीक है। एक रहेगा डीएनए रहेगा, एक माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा जिसको सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है, वो जो ये डिसाइड करता है कि कौन सा सेल हमारे बॉडी के लिए यूज़फुल है और कौन सा सेल हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। इसके अलावा इसमें किसी भी मेरे क्या बोलते हैं डीएनए में, ठीक है, गोल्गी बॉडीज़ होते हैं, सेंटर में न्यूक्लियस होता है। अब होता क्या है कि जब मेरा क्रॉस कनेक्शन होगा यानी मेल और फीमेल के बीच जब फिजिकल रिलेशन होगा तो ये जो पुराना डीएनए था ये अपने जैसा एक और नया डीएनए बना देगा, ठीक है। जैसे इसमें भी न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, इसमें भी डीएनए देखने को मिलेगा, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया, सारा का सारा चीज़ देखने को मिलेगा। फिर ये एक नया डीएनए बनाया। अगले स्टेप में क्या हुआ, ये डीएनए 2 अलग अलग डीएनए में ब्रेक कर गया, ठीक है। यानी पेरेंट थे, पेरेंट अपने ये पेरेंट क्या हुए एक दूसरे के साथ मर्ज किए और फिर दोनों क्या किए छोटे छोटे पार्ट में टूट गए। अब इसको जैसे बोला गया पेरेंट अमीबा, ठीक है। अब पेरेंट अमीबा जो क्या हुआ कितने सेल में टूटा, 2 सेल में टूटा, इसलिए इसको बोलते हैं बाइनरी सेल डिवीज़न। यानी जब कोई सिंगल सेल या सिंगल डीएनए 2 अलग अलग सेल में टूट जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी सेल डिवीज़न, ठीक है। और यहाँ पर याद रखना कि ये जो सेल डिवीज़न होता है एकदम बराबर होगा, ठीक है, एकदम इक्वली होगा। कहने का मतलब है कि अगर पेरेंट के पास एक डीएनए, एक माइटोकॉन्ड्रिया, एक गोल्गी बॉडी था तो जो 2 गो नया उसका डॉटर सेल बनकर तैयार होगा उसके पास भी एक ही डीएनए होगा, एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होगा, एक ही गोल्गी बॉडी होगा। ऐसा नहीं है कि 4-5 गो हो जाएगा। यानी होता क्या है कि जैसे अमीबा का यहाँ एग्जाम्पल दिया तो अमीबा में मेरा जो डिवीज़न जो देखने को मिलता है सेल का वो 2 टुकड़ों में होता है, इसी वजह से इसको बाइनरी सेल डिवीज़न कहा जाता है। और इसमें सेल बराबर टूटते हैं, ठीक है। फिर यहाँ लिखा है फॉर दिस अमीबा क्रिएट अदर डीएनए विच इज़ कॉल्ड डीएनए कॉपी। इसी वजह से अमीबा क्या किया अपने जैसा सेम कॉपी बनाया, ठीक है। तो अमीबा क्या किया 2 कॉपी ना बनाया, इसी को हम लोग बोलते हैं डीएनए कॉपी, ठीक है। और इसी प्रोसेस को कहा जाता है रेप्लिकेशन। यानी जब कोई सिंगल क्रिएचर अपने सेल को तोड़कर अपने जैसे नए सेल इक्वल सेल बना दे तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डीएनए कॉपी या फिर रेप्लिकेशन, ठीक है। इसके वजह से, ठीक है, जो भी नया क्रिएचर बनकर तैयार होगा उनमें भी जैसे बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्गी बॉडी होगा, ठीक है। और मेरा जो जैसे अमीबा का यहाँ एग्जाम्पल है तो अमीबा क्या होगा एक नया स्पीसीज ऑफ अमोनिया अमीबा बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है।